ओके, अगर मेरी आवाज सही आ रही होगी, सवाल शुरू करते हैं। फन जेट बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें पढ़ोगे कि नाम तो सवाल का फन जेट है, लेकिन इसमें निकलवा कुछ और ही रहा है, किसी और का हिसाब किताब भी निकलवा रहा है। ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि फन जेट हैज आइडेंटिफाइड एस्पेक्ट को एज अ पोटेंशियल एक्विजिशन विद इन द सेम इंडस्ट्री। के फन जेट की एस्पेक्ट को नाम की कंपनी है, उसको एक्वायर करने लगा है। एस्पेक्ट को इज करंटली ओन्ड बाय गैमिल्टन ग्रुप। ओके हो गया। एंड द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एस्पेक्ट। तो ये हमारे पास पीएनएल एस्पेक्टो की गिवन है, बैलेंस शीट एक्सपेक्टो की गिवन है, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, ऑन 1 अप्रैल 2004, अच्छा हमारा साल का आखिर क्या है? 30 दिसंबर। ठीक है, यानी कि हमारे साल के शुरू होने से चौथे महीने के शुरू में एस्पेक्ट को डिसाइडेड टू फोकस ऑन इट्स कोर बिजनेस एंड सो डिस्पोज ऑफ नॉन कोर डिवीजन। वही पुराने सवाल वाली बात के उसने एक नॉन कोर डिवीजन को डिस्पोज ऑफ करने का फैसला किया। द डिस्पोजल generated a loss of 1.5 million which is included within the operating expenses। कि उससे हमारे पास एक लॉस आया डिस्पोजल से 1.5 मिलियन का, और उसने इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। The following extracts show the results of the non-core division of the period prior to disposal, which were included in Aspect Co's results of 2004। के डिस्पोजल से पहले तक ये थोड़ा सा डाटा हमें गिवन है उस नॉन कोर डिवीजन का, जो कि एस्पेक्ट को के पास था। ठीक है, वो रेवेन्यू उतना कमाता था 2100। ठीक है, 2.1 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल 1.2 मिलियन। जीपी आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अच्छा, एट प्रेजेंट SpecCo pays a management charge of 1% of the revenue to Gamilton Group, which is included in operating expense। के अपने पापा अपने पेरेंट गेमिल्टन ग्रुप को वो 1% ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट चार्ज के नाम से पे करता है। ठीक है। फन जेट को इम्पोज मैनेजमेंट चार्ज ऑफ 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ऑल ऑफ इट्स सब्सिडी। जबकि अगर फन जेट उसको एक्वायर करता है तो उसकी पॉलिसी ये है कि वो अपनी सब्सिडी से 10% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट चार्ज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ऑब्वियसली अमाउंट्स आपको लग रहा होगा कि फंजेक थोड़ी ज्यादती कर रहा है, बट अगर आप पीएनएल का स्ट्रक्चर याद करो तो रेवेन्यू टॉप पे आता है, रेवेन्यू के अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल लेस होती है और फिर जीपी आता है। तो रेवेन्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीपी, तो उसका 1% मे बी इक्वल टू 10% ऑफ जीपी। ओके। अच्छा, थर्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन है एस्पेक्ट कोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज आर करंटली लोकेटेड विद द बिल्डिंग ओन्ड बाय द गेमिल्टन ग्रुप। ठीक है, कि उसका जो ऑफिस है एस्पेक्ट को का, वो गेमिल्टन ग्रुप की ही किसी बिल्डिंग के अंदर लोकेटेड है। इफ एस्पेक्ट को वर एक्वायर्ड द कंपनी वुड नीड टू सीक अल्टरनेटिव प्रीमिसेस। ठीक है, अगर एस्पेक्ट को लेता है फंजेक तो उसको कोई अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा प्रीमिसेस बिल्डिंग के लिए। एस्पेक्ट को पेड रेंट ऑफ 46,000 इन 2004। ठीक है, 2004 में, यानी कि एक्विजिशन से पहले वो पे कर रहा था 40,000। कमर्शियल रेंट फॉर इक्विवेलेंट ऑफिस स्पेस वुड बी 1.2 मिलियन। हाँ, अगर अब जब उसके पास वाली अपॉर्चुनिटी नहीं होगी गेमिल्टन ग्रुप वाली और वो किसी और से लेता है, तो उसी तरह का एक और ऑफिस उसको बाहर से 1.2 मिलियन का 0.12 मिलियन का पड़ेगा, 1,20,000 का। ठीक हो गया, ये पूरा सवाल था। अब आप इसमें जरा नोटिस करो ना, फन जेट जो कि जिसके नाम से सवाल है उसके बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, और आगे आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ोगे तो 1% भी उसके बारे में पूछे नहीं गए। अच्छा, रिक्वायरमेंट मैंने करना है रीड्राफ्ट एस्पेक्ट को की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 2004 टू एडजस्ट फॉर द डिस्पोजल ऑफ नॉन-कोर डिवीजन इन नोट 1 एंड द मैनेजमेंट द रेंट चार्जेस वुड बी imposed by नोट 2 एंड नोट 3 इफ एस्पेक्ट को वाज एक्वायर्ड बाय फंजेक। एज्यूम करो अगर फंजेक ने एक्वायर कर लिया एस्पेक्ट को और अपनी नॉन कोर डिवीजन को उसने जब बेच दिया, तो उसके बाद जब रीएडजस्टेड रीड्राफ्टेड एस्पेक्ट को की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी, तो कैसे बनेगी? ये रिक्वायरमेंट है 4 नंबर की। ठीक है, आसान सी रिक्वायरमेंट है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हमें कह रहा है कि using performated table provided below calculate the equivalent 2004 ratio for Aspectco based on the restated financial state information calculated in above। कि अब आपके पास जो नई इंफॉर्मेशन आई है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके बाद अब आप रीस्टेट करो, कैलकुलेट करो रेशियोज को इन सिंपल। ठीक है, और उसने कुछ हमें नीचे दी हुई है, वर्किंग हमसे मांगी हुई है, और फिर उसके बाद हमें उससे अच्छे रिजल्ट्स मांगे, और ये इंडस्ट्री के क्या कहते हैं रेशियोज गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट ए, हम इसको एडजस्ट करते हैं।
बहुत आसान है, आपके पास ये पूरी पीनल गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, आपने इसको एडजस्ट करते जाना है। सबसे पहले ये आप इसके ऊपर फोकस रखोगे, ठीक है, इसको मैंने एडजस्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू यहाँ पे सिर्फ एक ही हिट हो रहा है, वो ये कि अगर मैं नॉन कोर डिवीजन अपनी बेच दूं तो ये जो 2100 मैं कमा रहा था ये मजीद नहीं कमा पाऊंगा। ये आंसर्स के ऊपर आ जाते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड। 54,200 में से 2100 निकाल देंगे जो हम अब नहीं कमा सकते, तो 52,180। सेम इट विल हैपन विद द कॉस्ट ऑफ सेल। ऑलरेडी मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है 21,500, लेकिन अब जब मैंने एक नॉन कोर डिवीजन बेच दिया तो उसका खर्चा क्यों उठाऊं मैं, तो 1200 निकाल देंगे और हमारे पास रिजल्टेंटली 20,300 उसमें से लेस हो जाएगा, हमारे पास जीपी आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम अलग वर्किंग में ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये दोनों एडजस्टमेंट भी हिट हो रही है, ठीक है। जब इसको पहले मैं लिखूंगा सवाल में क्या ऑलरेडी कंपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेयर कर रही है, वो है 11,700, ठीक है। अगर वर्किंग में जाऊं तो एज पर क्वेश्चन 11,700। नाउ वन बाय वन मैं अपनी एडजस्टमेंट को टैकल करता जाऊंगा। सबसे पहले ये वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब मैंने नॉन कोलोजन बेच देनी है तो ये खर्चा क्यों उठाना है मुझे, तो ये 700 निकाल दूंगा, ये लेस हो जाएगा, पेन यूज कर लेता हूँ, ये लेस हो जाएगा, ठीक है, नॉन कॉल का, ठीक है। और अब अगर मुझे फंजेट ने ऑन कर लिया है, जैसे रिक्वायरमेंट मुझसे कह रहा है कि स्पेक को वाज एक्वायर्ड बाय फंजेट, ये ज्यूम करके मैं चलूं, ठीक है। अब जब मुझे फंजेट कर लिया है तो मैं फ्रंट ऑफ रेवेन्यू गेमिल्टन ग्रुप को अपने पुराने एक्स पेरेंट्स को दे रहा था, वो क्यों दूं, तो वो भी क्या कहते हैं लेस हो जाएगा। 1% ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मैंने यहाँ से लिया, पुराना रेवेन्यू ये 54,200, ठीक है, और ये इसका 1%, ओ सॉरी ये, ठीक है। और मुझसे जो फंड जब चार्ज करता है वो चार्ज करता है ऑन द बेसिस ऑफ माय जीपी, ठीक है। तो अब क्योंकि ये जो मैं अब ये बात समझने वाली है थोड़ी सी कि मैं या इससे पहले जो गेमिल्टन ग्रुप की मैंने मैनेजमेंट चार्जेस दिए हैं ये वो पुराने के हिसाब से दी, वो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि गेमिल्टन ग्रुप को मैं तब देता हूँ ना जब मुझे अभी फंड ने एक्वायर नहीं किया, तो मुझे एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, ठीक है। तो मैं तो पुराने हिसाब से ही चलूंगा इस 54,200 के। लेकिन अगर मुझे फंड जैक को पेमेंट करनी पड़ेगी तो अब मैं रीस्टेटेड क्या कहते हैं जीपी की तरफ जाऊंगा, दैट इज 31,800, ठीक है। ये मेरा नया ओनर है तो नए प्रॉफिट के ऊपर, नए ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर इसको मुझे 10% देना पड़ेगा, तो ये खर्चा ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। ये मुझे अब पे करना है। फिर उसके बाद ये जब तक मैं गैमिल्टन ग्रुप की एक सब्सिडी था तो मुझे 40,000 रेंट देना पड़ता था, लेकिन अब जब मैं पंजेक ग्रुप पंजेक कंपनी की सब्सिडी बनने लगा हूं तो अब मुझे 1,20,000 जो है वो कमर्शियल रेंट देना पड़ेगा, तो 40,000 लेस कर लेंगे और 1,20,000 ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास एक एडजस्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। और ये जब मैं इसमें से लेस करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी एडजस्टेड आ जाएगा, और इस तरीके से मैं 4 नंबर कितनी आसानी से ली, ठीक है। सवाल ये दिखते हैं बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत आसान। नेक्स्ट वर्किंग हमारे पास रिक्वायरमेंट है रेशियोज की, ठीक है। तो अब आपने जो आपसे वो कह रहा है कि एडजस्टेड जो आपने पार्ट ए के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ली है उसके ऊपर आप एडजस्टेड डाटा को यूज करो और रेशियोज निकालो, तो ये बहुत आसान पार्ट है, ठीक है। आपने जीपी निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100%, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में आप उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किट के अंदर ये रिक्वायरमेंट मिसिंग है, लेकिन क्योंकि ये क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर ये सी सेक्शन नाम से कमेंट्री भी कर रहा है, तो मैं कमेंट्री भी कर लेता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन दीज रेशियोज आप बेसिक लेके चलो, आप ज्यादा क्या कहते हैं कि इसको क्या इतना डेप्थ में ना लेके चलो, आप बेसिक लेके चलो और आप इजीली नंबर क्रैक कर सकते हो। तो सपोज अगर ये 20 नंबर का सवाल था तो 4 नंबर का ये पार्ट ए था, 6 नंबर का पार्ट बी था और 10 नंबर का पार्ट सी होना चाहिए था। तो वन बाय वन मैं आता हूँ कमेंट्री की तरफ। ये मेरे पास डाटा है, देखो इंडस्ट्री के अंदर जीपी चल रहा है 45%, जबकि एस्पेक्ट को कमा रहा है 61%। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 16% जो है, अगर मैं यहाँ पे वर्ड में इसको सिंपली क्लासिफाई करूँ, जस्ट वेरी शॉर्ट,
16% हायर देन इंडस्ट्री। रीजंस क्या हो सकती हैं? आप वो पीडीएफ वाले सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ सेल कम है, ठीक है, ये सारी बातें आप लिख सकते हो। आप बता सकते हो कि इट मींस कंपनी इज वर्किंग वेरी नाइसली ऑन इट्स सप्लाईज, ठीक है, और अच्छी से निगोशिएशन कर रही है कि कॉस्ट ऑफ सेल कम पड़ रही है, ठीक है, यूजिंग अ गुड टैक्टिक्स टू ग्रैब अ गुड सेल्स, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स में आप लिख सकते हो और उसको आप आंसर को एक अच्छा तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी शॉर्ट शॉर्ट में लेके चलूं। फिर मेरे पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मैं अब वो सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये सारी बातें हमने यहाँ पे की थी, ये पढ़ी, ठीक है। सेलिंग प्राइस मेरी अच्छी हो सकती है, परचेज कॉस्ट मेरी अच्छी हो सकती है, इसके पीछे मैं अच्छे पॉइंट लिख सकता हूँ कि परचेज कॉस्ट क्यों कम हो सकती है। मे बी हैविंग गुड सप्लायर जो मुझे सस्ती चीजें देता हो, बल्क में चीजें खरीदते हो, ठीक है, वो सारी लॉजिकल बातें जो हम डिफरेंट तरीकों से समझते हैं इस अकाउंटिंग में, इस बिजनेस में, ठीक है। सेलिंग प्राइस अच्छी हो सकती है। इसके अलावा फिर मेरे पास है लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सारी बातें मैं ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग मार्जिन अलबत्ता इंडस्ट्री से ज्यादा है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं बढ़ रहे जिस तरीके से जीपी मार्जिन बढ़ रहा था। तो इसके अंदर मैं ये बता तारीफ तो कर सकता हूँ कि ऑल्दो एस्पेक्टको हैज बेटर रेशियोज इन ऑपरेटिंग मार्जिन देन इंडस्ट्री, बट इट बट इन कंपैरिजन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, but in comparison it is not increased as it should increase, so this could be reasons। लेकिन यहाँ पे आप सिंपली अगर ऑपरेटिंग मार्जिन वाले भी पॉइंट्स लिख लोगे, ऑपरेटिंग क्या कहते हैं कि ये ऑपरेटिंग यहाँ पे लिखे नहीं हुए, बट आप खुद से लिख सकते हो कि जो जो चीज के अंदर आती है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाली सारी चीज के अंदर आप लिख सकते हो कि वो कम है, और ये क्या कहते हैं कि बट इट इज नॉट लेस एज कम्पेयर टू जीपी, ठीक है, सिंपल सी बातें आप लिख सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं, ये हमारे पास ये जो दोनों है, ये मेरे पास लिक्विडिटी के हैं, लिक्विडिटी, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री से करंट रेशियो इसके कम है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसके पास इतना एसेट नहीं है, अगर इसको लाइबिलिटी सेटल ऑफ करनी चाहिए पड़े तो ये कर पाएगा, ठीक है। इसमें आप थोड़ी इसकी बुराइयां कर सकते हो, आप कह सकते हो, अच्छा ये भी इसके अंदर ही आ जाता है। अच्छा, आप कह सकते हो कि लोअर ड्यू टू हायर करंट लायबिलिटीज। आपने अगर डिनोमिनेटर की चीजों को ज्यादा बताना है तो करंट एसेट्स मेरे पास कम है, करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, ये बातें आप लिख सकते हो, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे सारी की थी। This, ये देखिए, ठीक है, अगर लो आ रही है तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी, ठीक है, स्ट्रिक्ट रिकवरी फ्रॉम डेटर्स, मेरे करंट एसेट क्यों कम हो सकते हैं कि मेरे रिसीवेबल सही से नहीं आ रहे, ठीक है, और इसके अलावा लोअर इन्वेंट्री, ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हो, जिसकी वजह से करंट एसेट्स मेरे कम है और करंट लायबिलिटीज ज्यादा। फिर उसके बाद एसिड टेस्ट या क्विक रेशो, वो भी देखो कम आ रही है, ठीक है, तो इसमें भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि हायर इन्वेंट्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखो कि रिसीवेबल डेज कम है, ठीक है, ये अच्छी बात है, इसमें तारीफ कर सकते हो, ठीक है, वो सारे रिसीवेबल डेज और तारीफें के स्ट्रिक्ट कंट्रोल है और रिकवरी अच्छे से हो रही है, ठीक है, वो सारी बातें। और फिर हमारे पास लास्ट में है गेयरिंग, डेट इक्विटी, के कितना इक्विटी में डेट का पार्ट है। नॉर्मली होता है 240, इसने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया तो आप 24% भी कह सकते हो। और अब जिस तरीके से उसने आपको सवाल में गिवन है ना, आपने उस हिसाब से इसको निकालना है, उसने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो आप भी ना करो। और हमारा आ रहा है 220, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी इक्विटी में डेट कम है, ठीक है। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि मे बी, मे बी, क्योंकि ये देखो ना, मैं जो रेशियो निकाल रहा हूँ ये एडजस्टेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर निकाल रहा हूँ, तो जो मैंने नॉन कोर डिवीजन सेल की है उससे मैंने सेटल ऑफ कर दिया अपनी कुछ डेट, ठीक है, मेरे थे तो ज्यादा 240 थे शायद,
लेकिन मैंने जो अपनी नॉन कोर क्या कहते हैं कि डिवीजन की है उसमें मैंने सेटल ऑफ कुछ कर दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि कंपनी ने डेट कम ले रखा है तो इट हैज पोटेंशियल टू गेट बेटर डेट इन फ्यूचर, क्योंकि जो आम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर डेट लेते हैं उससे कम लेते हैं। तो ये सारी बातें हमने उस पीडीएफ के अंदर देखी थी, वो सारी आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, लिख सकते हो और इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। अगर आप कंक्लूजन देखो तो आप देखो कि प्रॉफिट्स के मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन के बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, फेवरेबल स्प्रेड टर्म एंड मैनेजमेंट रिसीवेबल, सारी बातें कर सकते हो। रिसीवेबल अच्छे तरीके से निकल के आ रहे हैं। फिर मसले वाली बात यह है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, 16% का गैप आ रहा है जीपी में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गैप आ रहा है 10% का। इसका मतलब ये कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। और क्विक रेशियो के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास करंट एसेट्स इतने नहीं है कि हम अपनी करंट लायबिलिटी को सेटल ऑफ कर सकें, ठीक है। और रिकमेंडेशन अगर आपसे रिक्वायर करता तो आप उसमें ये भी क्या ये सारी बातें लिख सकते थे कि हमें काम करना चाहिए, अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी करनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो आपसे कहता कि फंड जैक को उसको लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और वो आप सारी बातें कर सकते हो कि ओवरऑल एस्पेक्ट का फाइनेंशियल पोजीशन इज स्टेबल बट देयर नीड्स सम इंप्रूवमेंट्स एंड फंजेक्ट शुड कंसीडर दीज इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। उस तरीके से आप ये सवाल कंक्लूड कर सकते थे। बहुत ही आसान सवाल था और इसको हमने क्विकली देख लिया।